इसके अंदर जो पानी है ये फूड को मॉइस्ट करने में हेल्प करता है, और इसके अंदर जो बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट है सलाइवा के अंदर, जो बेसिकली हमारी ओरल कैविटी के अंदर मौजूद मिलता है, ये बेसिकली फूड के ऊपर एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। यानी फूड के अंदर कोई चीज मौजूद हो, कोई कंटामिनेशन हो, तो उसको किल करने का सबब बनता है। और ये जो सलाइवा है इसके अंदर ही जो तीसरी चीज मैंने कहा, एक एंजाइम मौजूद है, एमाइलेज मौजूद है, ये केमिकल डाइजेशन का आगाज करता है। ये क्या करता है जी, हमारे फूड के अंदर मौजूद जो स्टार्च है, जो भी चीज आपने खाई इसके अंदर स्टार्च तो होनी है, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा इनटू द माल्टोज। ये अक्सर पूछता है कि भाई स्टार्च की कन्वर्जन माल्टोज में कौन करता है, कौन सा एंजाइम करता है, तो पता होना चाहिए कि एमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट द स्टार्च इनटू माल्टोज। एंड वेयर, यहां पे कहां पे हो रही है, ओरल कैविटी में हो रही है, माउथ के अंदर जो है ये बेसिकली कन्वर्जन हो रही होती है। तो भाई ये तमाम चीजें ओरल कैविटी में होती हैं। और एज फॉर एज द एजोफेगस कंसर्न्स, तो भाई एजोफेगस का कोई खास रोल जो है वो हमें यहाँ पे डाइजेशन के अंदर जो है वो मौजूद नहीं मिलता। बाय द वे एक और चीज अर्ज करता चलो यहाँ पे एडिशनली, ये पूछता है सम टाइम कि जब आप फूड को अच्छे से चबा लेते हैं तो पार्टिसिपेंट्स जो फूड है जो वो बेसिकली एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बोलस का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं जी, बोलस का नाम देते हैं। अक्सर पूछता है वेयर डज द फॉर्मेशन ऑफ बोलस टेक्स प्लेस, तो पता होना चाहिए कि भाई ओरल कैविटी में होती है। अच्छा जनाब, बोलस क्या है, बोलस इज अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडेड फूड है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ग्राइंडेड फूड है बेसिकली। तो भाई बोलस बन गया तो बोलस को आगे धकेल देते हैं, आगे ओजोफेगस में जो खुराक की नाली है, जो सिर्फ और सिर्फ बेसिकली बोलस के गुजरने का रास्ता है, यहां से बोलस ने गुजर के आगे जाना है। बाय द वे ये जो बोलस है जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, नीचे ट्रेवल कर रहा होता है, तो इसकी मूवमेंट को आप पेरिस्टाल्सिस के नाम से याद करते हैं। और अगर ये मूवमेंट अपोजिट होना शुरू हो जाए, इन केस की जब आप देखते हैं हमें वॉमिटिंग वगैरह भी होती है, तो इन दैट केस आप इसको एंटी पेरिस्टाल्सिस के नाम से याद कर रहे होते हैं बेसिकली। तो भाई बेसिकली ओजोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हुई। रिमेंबर दैट कि ओजोफेगस हैज नो रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अ पैसेज टू पास द बोलस, और बोलस की डाउनवर्ड मूवमेंट जो है फ्रॉम द ओजोफेगस जो है उसका नाम पेरिस्टाल्सिस है। और अगर ये मूवमेंट अपोजिट हो जाए तो एंटी पेरिस्टाल्सिस है। जब आपको वोमिटिंग वगैरह की शिकायत होती है तो भाई स्टमक से ही चीजें निकल के बाहर आ रही होती हैं। तो जनाब ये बोलस जो है स्टमक के अंदर पहुंचता है सीधा ओजोफेगस को इस्तेमाल करते हुए, ओजोफेगस से गुजरते हुए। तो बारिश स्टमक के अंदर जब बेसिकली बोलस से पहुंचता है तो फर्दर इसकी ब्रेकडाउन यहाँ पे होनी है। मुख्तलिफ चीजें यहाँ पे आपके आके फूड के ऊपर यानी बोलस के ऊपर एक्ट करती हैं। पार्टिसिपेंट्स मेनली अगर बात करें तो गैस्ट्रिक जूस जो है बेसिकली आपके स्टमक को ने रिलीज करना होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये फूड के ऊपर एक्ट करता है, यानी बोलस के ऊपर एक्ट करता है, और बोलस को के ऊपर एक्ट करते हुए बोलस की ब्रेकडाउन को इंश्योर करते हुए दिखाई देता है। बाय द वे इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर में पार्टिसिपेंट्स मुख्तलिफ चीजें होती हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इसके अंदर पैरिटल सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो है वो बेसिकली जाइमोजिन सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, इसके अंदर जो है बेसिकली आपके क्या कहते हैं इसको अपना पैरिटल सेल्स, ये जो पैरिटल सेल्स हैं बाय द वे ये लिख लें यहाँ पे, बल्कि एक और लिख लें, म्यूकस सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो म्यूकस सेल्स है ना जी, ये स्टमक को प्रोटेक्ट करते हैं। इनकी सिक्रीशन होती है एक म्यूकस जो लेयर की सूरत में स्टमक की अंदर वाली लेयर जो है उसके ऊपर बैठ जाती है और उसको डिग्रेड होने से बचाती है, उसकी ब्रेकडाउन होने से बचाती है। और ये जो पैरिटल सेल्स हैं भाई, ये पैरिटल सेल्स जो हैं ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ये पूछता है अक्सर औकात कि भाई हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो पता होना चाहिए हमारे स्टमक के अंदर जो है HCl जो है प्रोड्यूस होता है। और ये HCl जो है हाइड्रो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है जनाब? पैरिटल सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो पैरिटल सेल्स हैं बेसिकली HCl क्या करता है? वो भाई इसी वजह से, तो HCl की वजह से तो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी भी ज्यादा हो जाती है बेसिकली। और HCl बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पॉसिबली अगर मौजूद हैं तो उनकी किलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। कोई डिजीज कॉजिंग एजेंट फूड के साथ आ गया तो उसको किल करने का काम जो है वो बेसिकली पैरिटल सेल्स करते हैं। और ये जो जाइमोटिन सेल्स हैं भाई ये जाके एक्ट करते हैं प्रोटीन्स के ऊपर, प्रोटीन्स के ऊपर जाके एक्ट करते हैं और प्रोटीन्स की डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन करते हैं और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स। सो भाई बात करने का मकसद ये हुआ कि जैसे फूड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका ओरल कैविटी से स्टार्ट हुआ, वहां से आगे एसोफेगस में, देन स्टमक में जाके जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड की फर्दर डिग्रेडेशन जो है वो कर रहा होता है, यानी फूड की ब्रेकडाउन हो रही है। और रिमेंबर दैट पार्टिसिपेंट्स, जैसे ही ये फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो बोलस जो है उसकी ब्रेकडाउन हो रही है। अब बोलस जो है वो बोलस नहीं रहता, बोलस जो है वो बेसिकली एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज द चाइम। उर्दू में आप शोरबा भी कह सकते हैं। एक सेमी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपके स्टमक के अंदर जो है वो बन जाती है, फूड की ही स्ट्रक्चर है जिसकी आगे फर्दर डिग्रेडेशन या ब्रेकडाउन जो है वो हो चुकी होती है। तो अब चाइम या काइम के अंदर जो है ये कन्वर्ट हो चुका होता है। तो भाई यहां से काइम आगे जाता है, आगे कहां पे जाता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन वो हिस्सा है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो हिस्सा है जहां पे 90% डाइजेशन होती है। यानी अगर ये कहें तो मुनासिब होगा कि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें आपको ड्यूडेनम भी मिल जाता है, इसमें आपको जीजुनम दूसरा हिस्सा इसका मिल जाता है, इसके अंदर आपको जो है वो इलियम इसका तीसरा हिस्सा मिल जाता है। बाय द वे इसमें जीजुनम जो है यहाँ पे आके जो है वो बेसिकली प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होता है। और अर्ज करता चलूं कि जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फूड ने एब्जॉर्ब होना होता है, आपकी जो डाइजेस्टेड फूड है उसने एब्जॉर्ब होना होता है। तो इलियम वो हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स विलाय के नाम से मौजूद होती हैं और इनकी मदद से फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो मुमकिन होती है, यानी फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। फूड को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली खून के अंदर जो है वो शामिल कर दिया जाता है। सो बेसिकली डाइजेशन भी साथ हो रही है, बेसिकली फूड की जो एब्जॉर्प्शन है वो भी आपकी साथ साथ मुमकिन हो रही होती है। स्टमक तक जब फूड पहुंचता है तो भाई सिर्फ और सिर्फ 10% आपकी डाइजेशन होती है। बाय द वे एक और चीज भी यहाँ पे मैं अर्ज करता चलूं कि स्टमक इटसेल्फ जो है ना जी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। इसके 2 स्फिंक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, इधर टॉप में मैं लिख देता हूं। इसका 2 स्फिंक्टर्स हैं, एक को आप कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं बेसिकली, एक को आप बेसिकली कार्डियक स्फिंक्टर के साथ दूसरे को आप कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये बेसिकली 2 पार्ट्स हैं बेसिकली आपके स्टमक के। और ये जो स्टमक है ना जी, ये स्टमक जो है वो बेसिकली 3 मुख्तलिफ लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ऑब्वियसली इसका मजबूत होना जरूरी है, इसने फूड को रिसीव करना है तो भी इसका मजबूत होना जरूरी है। इसके इर्द गिर्द एक आउटर लेयर मिल जाती है, एक इसके इर्द गिर्द आपको मिडल लेयर मिल जाती है और एक इनर लेयर मिल जाती है। म्यूकोजा, सब म्यूकोजा भी कह सकते हैं आप बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, लेकिन आउटर, मिडल एंड इनर लेयर, 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल हमारे पास एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टमक जो है मौजूद होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जी जहां पे ज्यादा आपका बेसिकली डाइजेशन होनी है, इसकी ये काफी लेंथ में है जी, तकरीबन एवरेज जो लेंथ है इसकी दैट इज 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसमें ड्यूडेनम जो है वो छोटा सा पार्ट है जी, ड्यूडेनम की टोटल लंबाई जो है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। जीजुनम की बात करें तो 4.5 मीटर जो है जीजुनम आपका लेंथ में होता है और बाकी जो बचता है वो आपका इलियम जो है वो मौजूद होता है। सो बात करने का मकसद ये हुआ कि हमारे पास जो फूड की डाइजेशन के लिए सिस्टम मौजूद है उसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है और वो मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है और उनमें से एक एक पार्ट अपने हिस्से का काम करता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नॉट ओनली दिस पार्टिसिपेंट्स,
भाई जब फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो गई, एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, तो इसके बाद हमारे पास जो लास्ट हिस्सा बचता है कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम का, दैट इज नन अदर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आगे 3 हिस्सों में डिवाइडेड एक पार्ट मिलता है जी, कुछ खास तो नहीं लेकिन चले कुछ तो होता है यहाँ पे। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर आप अलग से देखने की कोशिश करें तो भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो है तकरीबन इसके जो पार्ट्स हैं, इसका एक सीकम हिस्सा होता है बेसिकली, इसका दूसरा हिस्सा कोलोन होता है बेसिकली, इसका तीसरा हिस्सा रेक्टम होता है बेसिकली। 3 हिस्सों की बात करें तो सीकम के अंदर जो है आपकी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होती है, हमें दिखाई देती है। ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है यानी वाटर की, यानी कि सॉल्ट्स वगैरह की, यानी कि मिनरल्स वगैरह की, यानी बॉडी की कोशिश होती है कि कोई काम की चीज बाहर ना जाए, उसकी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है। और रेक्टम के अंदर टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर होता है जी वेस्ट, और उसके बाद जो है वो बॉडी आपके वेस्ट को, जो बेसिकली अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, उसको यहाँ पे यहाँ बॉडी से निकाल दिया जाता है। सो भाई बात करने का मकसद ये हुआ कि इनमें से हर एक हिस्सा अपना अपना काम कर रहा है। भाई तो एक और चीज है, ये पूछता है अक्सर एमसीक्यूज के तौर पे कि जो कोलोन है, कोलोन के अंदर अगर डाइजेशन आपकी ना डाइजेशन सॉरी अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, कोलोन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, तो इन दैट केस ये प्रॉब्लम हमें कॉन्स्टिपेशन की तरफ लेके जाती है। अगर ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से ना हो पाए तो इन दैट केस हमें जो है वो डायरिया का प्रॉब्लम जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। कहाँ की बात कर रहा हूँ? लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से कोलोन की बात कर रहा हूँ कि कोलोन में अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो तो उस केस में आपकी डायरिया है, ज्यादा हो जाए तो इन दैट केस जो है वो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है। तो भाई ओवरऑल अगर हम देखें तो इसके अंदर आपकी डाइजेशन के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। स्फिंक्टर जो है बेसिकली मैंने कहा स्टमक का हिस्सा है। पार्टिसिपेंट्स क्या है कि भाई यहाँ पे थियोरेटिकली तो अगर आप ये देखें ना स्टमक, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहाँ पे किसी जगह पे लाइक दिस, ऐसे हमारे पास स्टमक मौजूद है, ऐसे लाइक दिस, ऐसे डिफरेंट, एक तो 3 लेयर्स हमने कही है, इसकी 3 लेयर्स कही हैं। इसके 2 हिस्से बेसिकली हमारे पास, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये इसका कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है बेसिकली। तो भाई ये मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल हमारे पास पूरे का पूरा एक सिस्टम मौजूद है। पार्टिसिपेंट्स मेनली यहाँ पे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी जो आपको पता होनी चाहिए, वो यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिखने लगा हूँ जी। देखिए डाइजेशन का जो मेन काम है वो आपका एंजाइम्स की मदद से होता है, ठीक है जी। मुख्तलिफ एंजाइम्स आपकी मुख्तलिफ चीजों को डाइजेस्ट करते हैं। ये एंजाइम्स का पता होना चाहिए आपको कौन सा एंजाइम क्या करता है। एमाइलेज एंजाइम जो है बेसिकली आपकी स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू दी माल्टोज। एक बात याद रखनी है आपने, डाइजेस्टिव सिस्टम में लाइपेज एंजाइम जो है वो हमेशा एक्ट करता है लिपिड्स के ऊपर और ये लिपिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू दी फैटी एसिड्स, ये इसका काम है। यहां पे बात करें अगर बेसिकली एंजाइम्स की ही हम बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे बेसिकली आपका जो अमीनो पैप्टिडेज है, अमीनो पैप्टिडेज है, पैप्टिडेज है, ये भी एंजाइम है। ये एक्ट करता है बेसिकली किसके ऊपर? पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर, और पॉलीपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू दी डाइपेप्टाइड्स, इनटू दी डाइपेप्टाइड्स। रिमेंबर दैट। यहां पे एक होता है इरिप्सिन के नाम से। इरिप्सिन जो है ये बेसिकली एक्ट करता है डाइपेप्टाइड्स के ऊपर और डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करता है इनटू दी, डायरेक्टली लिखते हैं, अमीनो एसिड्स। यहां पे बेसिकली स्टमक के अंदर ही, स्टमक नहीं सॉरी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ओवरऑल अगर देखें स्पेसिफिकली जिजुनम के अंदर माल्टेज एंजाइम हमें मौजूद मिलता है और ये माल्टेज जो है वो बेसिकली माल्टोज को कन्वर्ट करता है इनटू दी ग्लूकोज। यहां पे आके फाइनल इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। यहां पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही लैक्टेज एक और एंजाइम मिलता है जो कि एक्ट करता है किसके ऊपर? लैक्टोज के ऊपर। दूध के अंदर ये शुगर्स होती हैं बेसिकली, लैक्टोज इज अ शुगर बेसिकली,
और उसको कन्वर्ट करता है इनटू दी ग्लूकोज। तो भाई ये मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं, बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो फूड के ऊपर एक्ट करके उसकी ब्रेक डाउन जो है उसको मुमकिन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंजाइम्स की मदद से ये चीजें हो रही होती है। भाई तो भाई यहाँ पे एक और चीज भी मैं अर्ज करता चलूं, ये तो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स मैंने बताए, यहाँ पे दो और चीजें भी आपकी एक्शन में आती हैं, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। इनमें से एक जो है वो पेंक्रियाज है, वो आके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपना रोल प्ले करता है। पेंक्रियाज बेसिकली पेंक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है जी, और पेंक्रियाटिक जूस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स हमें मिल जाते हैं जी, जो अपना मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। मेनली अगर आप देखना चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पेंक्रियाज को अगर हम देखें तो पेंक्रियाज के अंदर जो है पहली चीज कि इसके अंदर इट कंटेन्स द एमाइलेज, अगेन इसके अंदर एमाइलेज वही काम करेगा जो पहले बता दिया मैंने, इसके अंदर मिल जाता है। लाइपेज इसके अंदर मिल जाता है, वही काम करता है जो पहले भी लिखा हुआ है, बेसिकली इसके अंदर मौजूद मिल जाता है। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, भाई तो भाई ये सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे दोबारा से क्यों होता है? देखिए हमने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो काइम है बेसिकली चाइम फॉर्मेशन हुई बेसिकली वहां पे, उसकी नेचर एसिडिक हो जाती है, वो एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक नेचर हो, तो उसकी एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो करता हुआ हमें दिखाई देता है। तो भाई बात करने का मकसद ये हुआ कि ओवरऑल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, इसमें मुख्तलिफ चीजें मौजूद हैं, और इसके अंदर हर एक मुख्तलिफ चीज जो है वो बेसिकली अपना अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है। मेनली एंजाइम्स हैं जो कि फूड की डाइजेशन के अंदर अपना रोल प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। एक बात हो गई, एक सिस्टम हो गया। अब पार्टिसिपेंट्स क्या है, बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, बल्कि बात को आगे बढ़ाने से पहले पार्टिसिपेंट्स मैं रुक के जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हाल है आप लोगों के? आपके साथ मेरा वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मैंने कहा कि अब आप स्क्रीनिंग के लिए आए हैं, तो मैक्सिमम जितनी हो सकती हैं चीजें डिलीवर की जा रही है। इनके ऊपर बड़ी डिटेल होती है टॉपिक की। काका समझ आ रही है कि ना आ रही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे मुहातिब हूँ क्लास। ये जो नॉन बायो के बच्चे हैं उनको मसला हो रहा होगा यकीनन, और उनका यकीनी मसला। अच्छा, एमसीक्यूज जितने मैक्स हो सकते हैं बेसिकली, ये टॉपिक्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पार्टिसिपेंट्स, ये यहाँ पे एकेडमी के अंदर जो है मैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगा के पढ़ाता हूँ, तकरीबन 2 घंटे लगा के पढ़ाता हूँ। आगे आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप स्क्रीनिंग के लिए आए हैं तो लिहाजा मुझे ट्रिमिंग करनी पड़ रही है, राइट? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, राइट? I hope you are getting my point, right? All right जी। well, यहाँ पे मेरी कोशिश आज यही है कि 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम जितने टॉपिक्स को मैं करवा सकूं उन टॉपिक्स को करवा लिया जाए, सो दैट कि आपके एमसीक्यूज हो सके और आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। आई एम होपिंग सो कि ये तमाम पार्ट्स की मैं जो नाम लिख रहा हूँ यहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिल रही है कि आप अगर खुद से इसकी तैयारी करेंगे तो भैया आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, आपको अंदाजा हो रहा होगा। हो रहा है अंदाजा कि नहीं हो रहा? खुद से ऑब्वियसली आपने इसको आगे पढ़ना है, इन चीजों को तो अंदाजा होना चाहिए आपको हर सूरत में। ऑल राइट, वेल डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं जी। इन द नेक्स्ट सिस्टम जो हमारे पास मौजूद है दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इस सर्कुलेटरी सिस्टम को या इसके एमसीक्यूज को देखने की कोशिश करें तो पहली चीज ये है कि अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम एक वो सिस्टम है जो कि ओवरऑल हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन के ऊपर मामूर है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट ब्लड। अच्छा, मेन काम इसका क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, नंबर 1। अच्छा, अब ये इसकी कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो ये ब्लड के ऊपर मुश्तमिल बेसिकली हमारे है। ब्लड जो है उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको प्लाज्मा मिल जाती है। प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन में पानी मौजूद होता है, ऑलमोस्ट 90% तो प्लाज्मा के अंदर आपको पानी मिल जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा के अलावा भी कुछ चीजें इसके अंदर वाटर के अलावा भी कुछ चीजें इसके अंदर मौजूद मिलती हैं प्लाज्मा के अंदर। इसके अंदर आपको जो है वो बेसिकली कुछ इनऑर्गेनिक सॉलिड्स जो है वो मिल जाते हैं जो कि 8% मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेस भी हैं जैसे
जैसे ऑक्सीजन गैस मिल जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2% हमें जो है ओवरऑल गैसेस का कंटेंट मिलता है। सो ब्लड इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है जो कि प्लाज्मा के ऊपर मुश्तमिल है, और आगे प्लाज्मा मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मुश्तमिल है। पानी होता है, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह के इनऑर्गेनिक सॉलिड्स मौजूद मिलते हैं, और गैसेस जो है वो 2% मौजूद मिलती हैं। लेकिन ब्लड के अंदर सिर्फ यही कुछ नहीं होता, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स भी मौजूद मिलते हैं जी हमें। और ब्लड सेल्स हमें पता है 3 किस्म के हैं, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। बाय द वे इनको आप साइंटिफिकली अगर आप देखें तो इरिथ्रोसाइट्स का नाम आप इनको दिया करते हैं। नंबर 2 पे व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि आप इनको जो है वो ल्यूकोसाइट्स का नाम जो है वो बेसिकली दे सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जो है वो बेसिकली प्लेटलेट्स हैं जी, मशहूर जमाना है जो नवाज शरीफ साहब के खत्म हो गए थे। थ्रोम्बोसाइट्स का नाम जो है वो आप बेसिकली इनको दे सकते हैं। सो एक वैरायटी ऑफ सेल्स जो है बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर जो है वो मौजूद है, और ये सेल्स बाय द वे मुख्तलिफ काम करते हैं पार्टिसिपेंट्स हमारे खून के अंदर। जो वैरायटी, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ एक एक फंक्शन लिख भी लें। ये जो रेड ब्लड सेल्स है पार्टिसिपेंट्स, रेड ब्लड सेल्स को अगर आप देखेंगे तो रेड ब्लड सेल्स जो है ये इसके अंदर होती है एक रेड प्रोटीन जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो इनके अंदर मौजूद मिलती है, और हीमोग्लोबिन इज दैट थिंग जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, गैसेस को कैरी करती है ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काम है इनका। व्हाइट ब्लड सेल्स को अगर आप देखें तो दे डिफेंड अस। ये बेसिकली जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, यानी जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह, वायरसेस वगैरह को इन्वेड कर जाता है, तो भाई दे बेसिकली प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। यानी बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी का हिस्सा है, नेचुरल इम्यूनिटी का हिस्सा है। ये हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं, बेसिकली डिफेंड करते हुए हमें दिखाई देता है। प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो प्लेटलेट्स का जो मेन काम है जी, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर इनका बड़ा रोल रहता है, इंपॉर्टेंट काम है इनका ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। और बाय द वे इनकी जो लाइफ स्पैन भी अक्सर पूछता है एमसीक्यूज में, आरबीसीज का अगर देखें तो 120 डेज जो है वो इनका तकरीबन लाइफ स्पैन है जी, एवरेज लाइफ स्पैन जो इनका रहता है, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स की अगर आप बात करें तो उनका 7 डेज है या 1 वीक आप कह सकते हैं, इनका एवरेज लाइफ स्पैन है जी। प्लेटलेट्स की अगर आप बात करें तो इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है जी, दैट इज ज्यादा है, मंथ्स टू ईयर्स, यानी ज्यादा लंबे अरसे तक जो है वो जिंदा रहते हैं। सो ये सारी चीजें ब्लड के अंदर मौजूद हैं, और ब्लड इटसेल्फ जो है कॉम्प्लेक्स फ्लूइड है, जो कि हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेजर जो है, एक मेन जो है वो कंपोनेंट के तौर पे हमें दिखाई देता है। नॉट ओनली दिस पार्टिसिपेंट्स, ब्लड के अलावा अगर आप देखने की कोशिश करें तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जी, उसके अंदर हमें ब्लड वेसल्स मिल जाती हैं जी। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें पार्टिसिपेंट्स, तो ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 किस्म की ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास आर्टरीज मिल जाती हैं, हमें आर्टरीज मौजूद मिल जाती हैं। नंबर 2 पे हमारे पास जो है वो बेसिकली वेन्स हमें मिल जाती हैं। नंबर 3 पे अगर बात करें तो हमारे पास जो है वो कैपिलरीज मिल जाती हैं। ये 3 मुख्तलिफ किस्म की वेसल्स हमारे ब्लड बॉडी के अंदर मौजूद है, राइट। आर्टरीज जो है ये हमेशा फ्रॉम हार्ट टू बॉडी जो है वो ब्लड को कैरी करती हैं। ये हमेशा जो है आपके दिल से खून को उठाती हैं और बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। दे ऑलवेज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड। ऐसा खून जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो उसको आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से याद करते हैं। हमेशा आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन एक वाहिद आर्टरी ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड के बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है बेसिकली जिसके अंदर जो है वो हमें ऑक्सीजनेटेड के बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता हुआ दिखाई देता है। बाय द वे ऐसा क्यों है, उसकी रीजन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो बेसिकली राइट वेंट्रिकल से निकलती है, और ये आगे चल के लंग्स के अंदर खून को लेके जाती है, और लंग्स के अंदर जो खून जा रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और वहां पे क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वहां पे जाके आपके खून के अंदर जो है ऑक्सीजन ने शामिल होना होता है, वहां पे ऑक्सीजनेशन होती है। ये भी अक्सर पूछता है कि वेयर डज द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस, तो पता होना चाहिए जी लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होती है। एग्जैक्टली बात करें तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो एल्वियोलाई के अंदर होता है। कहां पे होता है जी गैसियस एक्सचेंज? एल्वियोलाई के अंदर होता है बेसिकली। सो बेसिकली आर्टरीज का काम हार्ट से बॉडी की तरफ खून को लेके जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना है, एक्सेप्ट वन आर्टरी एंड दैट्स द पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स की अगर बात करें तो अपोजिट है,
ये पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके ये हार्ट की तरफ लेके जाती हैं, फ्रॉम बॉडी टू हार्ट लेके जा रही होती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं, बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही होती हैं बेसिकली। और इसमें भी एक वेरिएशन है कि एक्सेप्ट एक वाहिद वेन है इसके अंदर, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन, उसके अंदर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि जब ऑक्सीजनेशन हो जाती है खून की हमारे लंग्स के अंदर तो वहां से खून निकल के हमारे दिल की लेफ्ट साइड पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, चैम्बर जो मौजूद है बेसिकली, वहां तक ब्लड के लिए पल्मोनरी वेन अपना काम कर रही होती है। सो वाहिद वेन है जी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा होता, तो ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ब्लड पूछता है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो तेज होता है, यहाँ पे आर्टरीज के अंदर बीपी ब्लड प्रेशर जो है वो आपका तेज होता है, ज्यादा होता है बेसिकली, आपका ज्यादा होता है बेसिकली। और वेन्स के अंदर जो है ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली आपका कंपैरेटिवली कम होता है, ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है। कैपिलरीज की बात करें तो इनके अंदर जो दोनों तरह का खून मूव करता हुआ दिखाई देता है, इसके अंदर आपको ऑक्सीजनेटेड भी मिल जाएगा। बाय द वे कैपिलरीज जो हैं दे आर एक्सट्रीमली थिन, इवन जो हमारे बाल हैं इनसे भी थिन जो है वो हमारे पास छोटी छोटी कैपिलरीज हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, इतनी थिन है कि एब्जॉर्प्शन भी इनके अंदर से हो सकती है बेसिकली। और ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों तरह का खून जो है वो बेसिकली इनके अंदर हमें मूव करता हुआ दिखाई देता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जंक्शन है बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, दे आर द जंक्शंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। सो बेसिकली जब आर्टरीज खून को लेके जाती हैं वो कैपिलरीज के जरिए आगे पहुंचता है, तो जब उस ऑक्सीजन खत्म हो जाती है खून के अंदर तो वो ऑक्सीजन खत्म हो गई तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो दोबारा से वो कैपिलरीज के जरिए ही वो उसने पिक होना है और आगे वेन्स ने उसको बेसिकली आगे दोबारा से हार्ट की तरफ लेके जाना होता है। तो बेसिकली आपकी कैपिलरीज के अंदर दोनों तरह का खून जो है वो रहता है। ब्लड प्रेशर की अगर बात करें तो ब्लड प्रेशर रिमेन्स बेसिकली लीस्ट, सबसे कम जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली आपकी कैपिलरीज के अंदर जो है हमें मौजूद मिलता है जी, क्योंकि ऑब्वियसली आगे डिवीजन हो चुकी होती है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली आपकी कैपिलरीज के अंदर कम हो चुका होता है। वैसे भी आपकी ओवरऑल कैपिलरीज की जो थिकनेस है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली आपका सबसे कम जो है वो कैपिलरीज के अंदर मौजूद मिलता है। इसके अलावा अगर बात करें बाद इसमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो तीसरा मेन चीज है दैट इज द ह्यूमन हार्ट, हमारा दिल है जी। और ह्यूमन हार्ट का हमें पता है कि भाई ये पंपिंग ऑर्गन है बेसिकली, इसका काम जो है वो बेसिकली खून को पंप करना है जी पूरी बॉडी के अंदर। और इसको अगर हम देखें तो 4 चैम्बर्स बेसिकली हमें मौजूद मिलते हैं जी हमारे दिल के अंदर, जिनकी कॉन्ट्रैक्शन से ही आगे जो पूरी सर्कुलेशन जो है वो बेसिकली मुमकिन हो रही होती है। 2 बेसिकली अपर चैम्बर्स हैं जी, 2 अपर चैम्बर्स मौजूद होते हैं हमारे दिल के अंदर। अपर चैम्बर्स को आप बेसिकली लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट बेसिकली आप एट्रियास के नाम से, एट्रियम सिंगुलर के नाम से याद करते हैं। 2 हमारे पास जी लोअर चैम्बर मौजूद होते हैं जी, नीचे मौजूद होते हैं, उन दोनों को कलेक्टिवली आप वेंट्रिकल, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स के नाम से जो है वो बेसिकली याद कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे दिल की, ये याद रखिएगा जी, अक्सर औकात एमसीक्यू पूछा जाता है, हमारे दिल की जो राइट साइड है, हमारे दिल की जो राइट साइड है यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये हमेशा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है। और हमारे दिल की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है बेसिकली जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर मुश्तमिल है, वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करती है। और ये जो हमारा दिल है जी, यहाँ से एक मेन आर्टरी जो एओर्टा के नाम से आपकी निकल रही होती है जी, आगे ब्लड को कैरी करती है जी और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को मुमकिन बनाती है। ये आगे चल के डिवाइड होती है जी 3 हिस्सों में, एक हिस्सा इसका नेक और हमारा जो हेड है उसकी तरफ ब्लड की सर्कुलेशन को मुमकिन बनाता है। दूसरा जो बात है इसका वो हमारे शोल्डर्स और आर्म्स की तरफ जाता है। तीसरा जो है वो लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी की तरफ मूव करता है और दिस इज हाउ कि पूरी सर्कुलेशन भी आपकी मुमकिन होती है। यहाँ पे कलेक्टिवली लिख लें, स्पेसिफिकली लिख लें कि ऑक्सीजनेशन जो है बेसिकली ब्लड की, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड जो है दैट टेक्स प्लेस इन दी लंग्स, टेक्स प्लेस इन दी लंग्स, लंग्स के अंदर जो है वो ऑक्सीजनेशन होती है। gaseous exchange की अगर हम बात तो इट टेक्स प्लेस इन दी
गैशियस एक्सचेंज जो है वो होना होता है। सो दिस इज हाउ कि अच्छा ओवरऑल हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जी वो मुख्तलिफ चीजों के ऊपर मुश्तमिल है जी। एक बात यहाँ पे बल्कि और कोट कर लें, ज्यादा मुनासिब होगा, कि जो ब्लड के ऊपर हमने बात की है, इसमें मैंने कहा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स हमें मौजूद मिलते हैं। देखिए ब्लड की टोटल वॉल्यूम को अगर आप देखें तो ब्लड के अंदर आपको तकरीबन 55% जो है वो प्लाज्मा मिल जाती है। 55% ब्लड जो है वो प्लाज्मा के ऊपर मुश्तमिल है, और बाकी 45% जो है वो आपके ब्लड सेल्स हैं जी। 45% जो है वो आपके खून का हिस्सा जो है वो ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। किसके ऊपर? ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिनमें आरबीसीज भी शामिल है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी शामिल है, और आपके प्लेटलेट्स वगैरह भी शामिल देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली दिस पार्टिसिपेंट्स, बात को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा लें तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम के फौरन बाद हमारे पास जो बेसिकली नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट कंपोनेंट है, दैट इज द बेसिकली हमारे पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा है, जो वेस्ट की फॉर्मेशन है, ब्लड की फिल्ट्रेशन कहना और ज्यादा मुनासिब होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन काम जो है वो ब्लड की फिल्ट्रेशन को करना और वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना है बेसिकली। और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है वो बेसिकली हमारे किडनी का रहता है जी। हमारे किडनीज, हमारे पास पता है कि दो किडनीज है हमारे पास, वन इज ऑन द राइट साइड, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड बेसिकली। नमाज ब्रेक दे दूं? ब्रेक करनी है आपने? क्लास थोड़ी सी मैं 5:30 नहीं, खत्म होगी आपकी क्लास, 6 बजे खत्म होगी, ठीक है? क्योंकि मैं 20-25 मिनट लेट आया था। तो चलें आप ब्रेक कर लें फिर अभी, ठीक है जी? क्लास 15 मिनट की ब्रेक बहुत होगी मेरा ख्याल है, 15 मिनट्स की ब्रेक, ठीक है जी? जी मुझे कुछ सुन पा रहा है जी? नहीं, 20 मिनट्स की ज्यादा हो जाएगा। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको डिलीवर करूं 3 घंटे में, ठीक है? 20 अच्छा, चलें ठीक है, चलें 15 to 20 देखते हैं। 4:30 है मेरे पास, तो 4:45 पे रिज्यूम करते हैं इंशाल्लाह।